हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ सीड्स। स्पेशल टाइप ये ऐसे हैं कि जो आपने नॉर्मल एक पाथवे पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और आपका जो ओव्यूल है वो मैच्योर होकर सीड बनाता है, तो ये नॉर्मल ट्रैक को पाथवे को फॉलो नहीं करता है, थोड़ा हटके होता है। वो हो गए कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीड्स जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका पेरीस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, पेरीस्पर्मिक सीड्स वो होते हैं जिनमें पेरीस्पर्म प्रेजेंट होता है। पेरीस्पर्म इज प्रेजेंट। अब अगर आपको याद होगा कि जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल बता रही थी तो वहाँ मैंने बताया था कि पेरीस्पर्म क्या होता है। सो नॉर्मली ओव्यूल के स्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट जो करते हैं सीड डेवलपमेंट में, जैसे आपका जो इंटेगुमेंट है वो आगे जाके सीड कोट बनाता है, तो वैसे ही जो न्यूसेलस होता है ना वो कंज्यूम हो जाता है। जैसे जैसे एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म डेवलप होता है तो न्यूसेलस कंज्यूम हो जाता है, तो आपके सीड में न्यूसेलस प्रेजेंट नहीं होता है। पर बहुत बार न्यूसेलस इज स्टिल प्रेजेंट इन द सीड, इट इज कॉल्ड एज द पेरीस्पर्मिक सीड। सो व्हाट इज अ पेरीस्पर्म? इट इज द न्यूसेलस विच इज लेफ्ट। ठीक है, सो इट इज अ रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। एंड व्हाट इज अ पेरीस्पर्मिक सीड्स? in which perisperm is present. Perisperm means your nucellus is present in the seeds. तो जिन seeds में nucellus present होता है उन्हें हम कहते हैं पेरीस्पर्मिक सीड्स। एग्जाम्पल हो गए बीट और ब्लैक पेपर। ठीक है, याद रखना पेरीस्पर्मिक सीड्स वो होता है जिनमें न्यूसेलस स्टिल प्रेजेंट इन द सीड। न्यूसेलस, वो लेफ्ट ओवर न्यूसेलस को हम क्या बोलते हैं? पेरीस्पर्म। जो रेमिनेंट है, जो बच गया है न्यूसेलस, उसे हम कहते हैं पेरीस्पर्म। तो अगर वो सीड में प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं पेरीस्पर्मिक सीड। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका विविपेरस सीड। विविपेरस सीड्स क्या होते हैं? इफ द सीड्स दे जर्मिनेट व्हाइल दे आर स्टिल ऑन द प्लांट, इट इज कॉल्ड एज विविपेरस सीड्स। समझते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि सीड जो होता है डिस्पर्स होकर इधर उधर गिरता है। कंडीशंस फेवरेबल अगर होते हैं तो जर्मिनेट करता है, अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है या कई बार कंडीशंस फेवरेबल हैं फिर भी वो या तो डॉर्मेंसी में चला जाता है और फिर जब कंडीशन सूटेबल होती हैं तो वो जर्मिनेट करता है। नॉर्मली तो ऐसा ही होता है, लेकिन विविपेरस सीड्स में क्या होता है? व्हेन द सीड इज स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग, वो ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मली हर जगह के आपको प्लांट में ऐसा देखने को नहीं होगा। विविपेरस सीड्स कहाँ देखने को मिलते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स में। मैंग्रोव प्लांट्स कौन से होते हैं? मैंग्रोव प्लांट्स जो कोस्टल और मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं वो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं। जैसे एग्जांपल है राइजोफोरा। ठीक है, सो जो मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं ना, जो कोस्टल एरियाज मार्शी एरियाज में ग्रो करते हैं, वहाँ पे अगर सीड डिस्पर्स होके नीचे गिर जाएगा तो क्योंकि कंडीशंस सराउंडिंग में इतनी अनफेवरेबल होती हैं कि एक तो पहले ऑक्सीजन का बहुत ही लो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो एक काइंड ऑफ स्ट्रेस मिलता है सीड को सीड के ग्रोथ के लिए, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है। इसके अलावा वाटर लॉग्ड कंडीशन है, सॉइल में पूरा का पूरा पानी भरा होता है, तो ऐसे में सीड ग्रो तो नहीं कर सकता बल्कि वो सड़ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है? द सीड्स दे जर्मिनेट while they are still on the plant। वहीं पे क्या होता है? सीड्स जर्मिनेट कर जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ कि जो विविपेरस सीड्स है ना ये डॉर्मेंसी में नहीं जाते। इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, डू नॉट अंडरगो डॉर्मेंसी। सो नॉर्मली तो सीड्स डॉर्मेंसी में जाते हैं, कुछ नहीं भी जाते हैं, पर ये जो कुछ नहीं जाते हैं ना ये वो एग्जाम्पल है विविपेरस सीड्स। यहाँ पे क्या होता है? जैसे ही सीड बनता है, सीड बनने के बाद इट स्टार्ट्स जर्मिनेटिंग ऑन द प्लांट इटसेल्फ, और वो जो जर्मिनेट होके जो सीडलिंग बनाता है, एक छोटा छोटा जो पौधा बनता है ना, उसे हम कहते हैं प्रोपग्यूल। उसे हम क्या कहते हैं? जो सीडलिंग बनाता है उसे हम कहते हैं प्रोपग्यूल। फिर क्या होता है? ये प्रोपग्यूल प्लांट में अटैच रहता है। जब एक सब्सटैंशियल थोड़ी सी हाइट में अच्छे से प्लांट बढ़ जाता है, टूट के नीचे गिरता है और फिर आपका एक दूसरा प्लांट बनाने लगता है। ये कैसे फ़ायदेमंद है? क्योंकि जो मैंग्रोव प्लांट्स हैं ऐसे मार्शी एरियाज़ में जो ग्रो करते हैं, वहाँ पे ना नॉर्मली अगर आप देखो, आप एक नॉर्मली सीड लगाओ और एक छोटा सा आप नर्सरी से प्लांट ही लगाओ छोटा, तो बेटर सर्वाइवल उस छोटे से सीडलिंग की होती है क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अपने सर्वाइवल के लिए ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके विविपेरस सीड्स। सर्वाइवल बेटर होता है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग होती है, तो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है, सीड्स इसमें सड़ते नहीं हैं। तो विविपेरस सीड्स क्या हो गए? डिस्पर्स्ड।
सो दैट इज़ अ विविपेरस सीड्स। तो ये मैंने आपको बता दिया पेरिस्पर्मिक सीड्स के बारे में। अब दूसरा विविपेरस सीड्स। अब मैं आपको बताऊंगी सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें से फिक्स है कि क्वेश्चन तो आना ही आना है, वो है एपोमिक्सिस। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है। अबे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एपोमिक्सिस क्या होती है? जब सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज़ कॉल्ड एज एपोमिक्टिक सीड्स। ठीक है, एपोमिक्सिस मतलब सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि क्वेश्चन आ ही जाता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा इसका मतलब देयर इज़ नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, नहीं बन रहे, येट सीड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, सीड्स तो बनते हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब सबसे पहले रिकॉल करते हैं कि नॉर्मली क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ताकि समझ आए कि इसमें क्या अलग है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसमें मियोसिस हुआ, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बने, 3 डीजेनरेट हो गए क्योंकि मोनोस्पोर में डेवलपमेंट होता है, और एक आपका बनता है फंक्शनल मेगास्पोर। ये बनाता है आपका एम्ब्रायो सैक, राइट। इस एम्ब्रायो सैक में होता है आपका एग, फिर होता है फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी होती है, फ्यूजन होके बनाता है जाइगोट जो कि होता है डिप्लॉयड, जाइगोट डेवलप होके बनाता है एम्ब्रियो, और फिर इवेंचुअली आपका ओव्यूल से बनता है सीड। ठीक है, नॉर्मल पाथवे यही होता है, ये हमें पता है। अब एपोमिक्सिस में क्या होगा, पहली चीज़ यहाँ जो ये मियोसिस हुआ, ये जो मियोसिस हुआ ना मेगास्पोर मदर सेल में, चांसेस हैं कि या तो ये मियोसिस होगा या नहीं होगा। सो मियोसिस कैन हैपन और डोंट। तो चांसेस हैं कि मियोसिस का स्टेप या तो होगा या तो नहीं होगा, लेकिन आपका ये श्योरिटी है कि फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी नहीं होगा। ये क्लियर है कि फर्टिलाइजेशन किसी भी टाइप्स, अभी जब हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिस के, कि फर्टिलाइजेशन तो नहीं होगा, याद रखना। मियोसिस हो सकती है, यानी कि ये जो पाथवे है जहाँ से मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर एम्ब्रायो सैक, एग तक का जो फॉर्मेशन है, चांसेस हैं कि ये सारे स्टेप्स होंगे। सिनगैमी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन सीड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इतना समझना कि सीड तो फिर भी फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स होते हैं। एपोमिक्सिस के 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, ध्यान से सुनना है। नीट एग्जाम में ना कंटेंट फिक्स है, बुक भी फिक्स है कि इसी में से आना है। हर साल अगर क्वेश्चंस अलग करने हैं तो बेसिकली क्या करना है, वर्ड्स की फ्रेमिंग होती है। अगर चीज़ें समझ आएंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो आप क्वेश्चंस भी आराम से टैकल कर सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो अब हम समझेंगे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एपोमिक्स। तो जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है रिकरेंट एपोमिक्सिस, जिसको हम क्या कहते हैं, गैमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। रिकरेंट का मतलब होता है जो हर जनरेशन में रिपीट कर सके, रिपीट, उसे कहते हैं रिकरेंट। सो रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है, एम्ब्रायो सैक इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस। ठीक है, एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन हुआ लेकिन विदाउट मियोसिस इन मेगास्पोर मदर सेल। तो एम्ब्रायो सैक की प्लॉइडी लेवल क्या होगा, डिप्लॉइड। एम्ब्रायो सैक के अंदर क्या होगा, एग, ये आगे जाके बनाएगा आपका एम्ब्रियो। एपोमिक्सिस में एक चीज़ कॉमन है, कोई भी टाइप पढ़ो, कि फर्टिलाइजेशन तो नहीं ही होगा। तो एम्ब्रायो सैक यहाँ पे बना, टर्म याद रखना, एम्ब्रायो सैक का फॉर्मेशन है। एबनॉर्मैलिटी इज एट एम्ब्रायो सैक लेवल, क्योंकि जो मैं अलग अलग टाइप्स बताऊंगी वहाँ जो टर्म्स चेंज होते हैं ना, वो इसी से होते हैं। एम्ब्रायो सैक इज फॉर्म्ड विदाउट मियोसिस, द एम्ब्रायो सैक विल बी डिप्लॉयड। उसमें है एग, वो भी डिप्लॉयड होगा, बनाएगा एम्ब्रियो, फर्टिलाइजेशन लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, अब रिकरेंट एपोमिक्सिस 2 टाइप्स की होती है, डिप्लोस्पोरी और एक होता है एपोस्पोरी। डिप्लोस्पोरी क्या होता है, इफ द एम्ब्रायो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल विदाउट मियोसिस, तो उसे हम कहेंगे डिप्लोस्पोरी। तो मियोसिस नहीं हुआ मेगास्पोर मदर सेल से, डायरेक्टली क्या हो गया, मेगास्पोर मदर से बना आपका एम्ब्रायो सैक। तो मियोसिस तो हुआ नहीं है, यानी कि एम्ब्रायो सैक भी क्या हो रहा है, डिप्लॉयड है। सेम चीज़, एग भी डिप्लॉयड होगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका एम्ब्रियो बनेगा वो आपका डिप्लॉयड होगा और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। अब समझते हैं एपोस्पोरी। एम्ब्रायो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल्स। तो सोमैटिक सेल्स कौन से हुए, न्यूसेलस और
इंटेगुमेंट्स। अगर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन न्यूसेलस या इंटेगुमेंट से होता है तो उसे हम कहेंगे एपोस्पोरी। अगेन इट विल बी अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर और यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन तो नहीं ही हुआ और डायरेक्टली आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एम्ब्रियो सैक के अंदर आपका एग है वो जाके बनाएगा, एम्ब्रियो डेवलप होके बनाएगा और आपका आगे जाके ओव्यूल से सीड बन जाएगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टाइप और वो है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। नॉन रिकरेंट का मतलब जो नो रिपीटेशन इन एवरी जेनरेशन। तो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस में क्या होता है ना कि एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ हैप्लॉइड एग, याद रखना। सो बेसिकली ऐसा कब हुआ, जो नॉर्मल पाथवे है वो फॉलो हो रहा था कि मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ है, मेगास्पोर बना है, उससे एम्ब्रियो सैक बना है, यानी कि क्योंकि मियोसिस हुआ है तो ये भी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है और इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो भी हैप्लॉइड है। अब अगर ये एग जाके एम्ब्रियो फॉर्म करे तो उसे हम कहते हैं नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। बट याद रखना यहाँ भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एम्ब्रियो की प्लॉइडी लेवल क्या हो गई, हैप्लॉइड। सो नॉन रिकरेंट क्यों बोला हमने इसको, क्योंकि ये जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो है इससे जो प्लांट बनेगा ना स्टेराइल होगा, अनस्टेबल होगा और लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं करेगा, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम होगा, जनरेशन्स तो दूर की बात है कि ये आगे के जनरेशन्स में रिपीट करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे थर्ड टाइप के बारे में। अब है थर्ड टाइप जो कि है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसे हम स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस भी बोलते हैं। ये ना रिकरेंट एपोमिक्सिस का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है जिस पे क्वेश्चन आता है। कंफ्यूज करने के लिए टर्म्स इधर उधर करते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी क्या होती है, व्हेन एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम सोमैटिक सेल्स, मतलब न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स। ध्यान रखना, व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स, यानी कि न्यूसेलस और इंटेगुमेंट्स। कंफ्यूज मत होना बिटवीन एडवेंटिव एम्ब्रियोनी एंड एपोस्पोरी। कंफ्यूजन कहाँ होता है, जो एपोस्पोरी है वहाँ पे जो एबनॉर्मेलिटी होती है इट अकर्स एट द एम्ब्रियो सैक इज डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स। मेगास्पोर मदर सेल नहीं, डायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम द सोमैटिक सेल्स, वो कहलाती है एपोस्पोरी। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी व्हेन द एम्ब्रियो द एबनॉर्मेलिटी इज एट द एम्ब्रियो लेवल, व्हेन द एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सोमैटिक सेल, यानी कि न्यूसेलस या इंटेगुमेंट्स। एग भी नहीं, एम्ब्रियो एग से भी नहीं बन रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग फ्रॉम द सोमैटिक सेल, तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम एग, याद रखना, तो उसे हम कहते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। जनरली ये ना, ये जितने भी आपके एपोमिक्सिस वाले सीड्स होते हैं, ये जनरली जो उनके एग्जाम्पल्स होते हैं वो सिट्रस फैमिली वाले होते हैं। तो यहाँ पर भी आप जनरली सिट्रस में, ग्रेप्स में या फिर मैंगो में भी हमको ये एडवेंटिव एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। अब जो ये है ना एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, दिस कैन लीड टू पॉलीएम्ब्रॉयनी। सो अब यहाँ से हम जो एक नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा पॉलीएम्ब्रॉयनी का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। बट उससे भी जो अब इम्पॉर्टेंट है वो समझना कि एपोमिक्सिस कैसे फ़ायदेमंद है, इसका क्या एडवांटेज है, क्यों करना है ऐसा, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है समझना कि एक नॉर्मल तरीके से तो आपका सीड बन ही रहा है, तो एपोमिक्सिस करने के क्या फ़ायदे होते हैं, लाइक क्यों करना है, क्योंकि ये तो आप आर्टिफिशियली भी इंड्यूस कर सकते हो एपोमिक्सिस। ठीक है, तो एपोमिक्सिस क्यों इम्पॉर्टेंट है ये समझते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब आपके दो अलग अच्छे जो सेलेक्टेड पेरेंट्स होते हैं उनसे जब आप क्रॉस कराते हो और एक हाइब्रिड बनाते हो, तो वो जो हाइब्रिड होते हैं उसमें उन दोनों पेरेंट्स के सारे ट्रेट्स होते हैं। तो जो हाइब्रिड होता है वो बहुत अच्छा ग्रो करता है, हम हाइब्रिड वीगर बोलते हैं इसको, कि जो ऑफस्प्रिंग है इट इज़ बेटर देन द पेरेंट्स इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ, सर्वाइवल, रेजिस्टेंस, एवरी ट्रेट। हाँ, सारे ट्रेट्स हाइब्रिड में अच्छे होते हैं। तो हाइब्रिड की सारे जितने भी सर्वाइवल रेट होता है वो भी अच्छा होता है, उसमें सारे ट्रेट्स अच्छे होते हैं। तो फार्मर जब उसको लगाता है तो उसको अच्छी खासी ईल्ड मिलती है, सारे ट्रेट्स मिलते हैं, तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। पर अब उस हाइब्रिड से जो उनको सीड्स मिलते हैं ना, और जब वो उसको अगले जनरेशन में लगाते हैं तो उनका वो रिज़ल्ट रेसिप्रोकेट नहीं करता, सेम रिज़ल्ट नहीं होता। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर आपको पता हो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था सेग्रीगेशन जो लॉ होता है, क्योंकि जो ट्रेड्स होते हैं ना स्टेबल नहीं है ना, तो हर जनरेशन में सेग्रीगेट होते चले जाते हैं।
तो कुछ ट्रेड्स तो उनको मिल जाएंगे बट कई नहीं भी मिलेंगे। तो अगर हम उन हाइब्रिड्स में एपोमिक्सिस अप्लाई कर लें तो एपोमिक्सिस क्या होगी, हर जनरेशन में आपको जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स मिलेंगे, प्लांट्स विच विल बी सिमिलर टू द पेरेंट। तो अगर आप एपोमिक्सिस को यूज़ करते हो इन द हाइब्रिड सीड्स में अगर हम एपोमिक्सिस को यूज़ करते हैं तो क्या होगा, दे विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल, क्योंकि यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं ना, आइडेंटिकल है, रिपीट हो रहे हैं, क्लोन्स बन रहे हैं, तो आप हर जनरेशन में एक ही तरह का ट्रेट आपको मिल पाएगा। ठीक है, तो ये इस वे में एपोमिक्सिस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको आज के लेक्चर में कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सीड्स जो मैंने बताए, जैसे पेरिस्पर्मिक सीड हो गया, वीव पैरिस सीड्स हो गए, एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये कवर कर लिया, तो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।